नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम क्लास करेंगे उसमें हम पेपर करने वाले हैं लैब अटेंडेंट का, और ये आपका एग्जाम हुआ था 7 अगस्त 2025 शिफ्ट नंबर 3 में। तो इसके जो है हम आज रीजनिंग वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। टोटल रीजनिंग के आए थे 40 क्वेश्चन। 40 में से 20 क्वेश्चन हम आज करेंगे, 20 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। और जैसे ही हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान विद आंसर की। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। और साथ के साथ जो है आप भी जो है क्वेश्चन के आंसर बताते रहना। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, आप भी जो है अपना जो है आंसर मतलब अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना आंसर बताते रहिए। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका ये एक प्रैक्टिस सेट जैसा हो। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक चित्र और ठीक पहले एक अक्षर है। समझ गए। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर दैट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है, ये लेफ्ट से राइट है। तो कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक जो है बाद में क्या होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और ठीक पहले होना चाहिए एक लेटर। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले नंबर ढूंढ लीजिए। यहाँ पर तो है नहीं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये हमको एक संख्या मिली जिसके ठीक बाद में एक जो है प्रतीक है और ठीक पहले क्या है, एक जो है लेटर है। तो एक पेयर तो हमें यहाँ पर मिल गया। आगे बढ़िए और अगर आप यहाँ पर चलोगे यहाँ पर, तो देखिए एक पेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस संख्या के ठीक बाद में एक सिंबल है और ठीक पहले एक लेटर है। तो 2 पेयर मिल गए। आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नहीं है, एक पेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए इस संख्या के ठीक बाद में एक क्या है, सिंबल है और ठीक पहले क्या है, एक लेटर है। और आगे बढ़ेंगे तो एक पेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस संख्या के ठीक बाद में एक जो है सिंबल है और ठीक पहले क्या है, एक लेटर है। तो ऐसे हमें कितने पेयर मिल गए, 4 पेयर मिले जिन संख्याओं के ठीक बाद में एक सिंबल है और ठीक पहले एक क्या है, लेटर है। तो 4 पेयर है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको थोड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार हमसे कोई एक दो पेयर छूट जाता है। तो आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपने भी कर लिया होगा। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए ये है हमारा जो है पेयर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 2 सेट दे रखे हैं, सिमिलर सेट हैं ये, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए जो लॉजिक हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा होगा दोनों सेट में, वही सेम लॉजिक हमारा 4 ऑप्शन में फॉलो हो रहा होगा। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले एक काम करो, सबसे लास्ट वाले लेटर को चेक कर लो, सिर्फ एक लेटर को, सारे लेटर एक साथ चेक मत करो, है ना, उससे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक लेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 + 9 12, और यहाँ पर है 21 + 9 4। 21 + 9 4 कैसे होगा, देखिए 21 + 5 26, और उसके बाद फिर से ए से काउंटिंग स्टार्ट होगी तो 5 + 4 9। तो ऐसे 21 + 9 हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम लॉजिक हमें यहाँ पर भी फाइंड आउट करना है कि लास्ट लेटर में +9 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 + 8 15, यहाँ पर कितने का गैप है, 15 का। 7 + 8 15। यहाँ पर देखिए 5, और ये है पी की वैल्यू होती है कितनी, 16। तो 11 + 5 16। यहाँ पर +11 का गैप है। यहाँ पर 5 + 10 15, यहाँ पर 10 का गैप है। और यहाँ पर 13 + 9, तो 13 + 9 क्या होता है, 22 होता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है। यहीं पर जो है लास्ट के 2 लेटर में +9 का गैप है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखिए परीक्षा वाला, कि सोमवार से शुरू होके संडे तक जो है परीक्षा चलती है। हमें बताना है कि एन और वाई के बीच में कितने लोगों की जो है नियुक्ति हुई है। मतलब परीक्षा जैसा ही जो सा हम परीक्षा वाला क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर बस नियुक्ति बोल दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करो, सोमवार से शुरू होकर रविवार तक, तो सबसे पहले दिन को लिख लो, डेज को लिख लो। यहाँ पर मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। डेज को हमने लिख लिया। अब जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करते चले जाओ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई सी और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति नियुक्त होते हैं। तो सी और आर के बीच में 2 नियुक्त होते हैं। अभी हमें पता नहीं कि सी कहाँ पर है, आर कहाँ पर है, तो साइड में इंफॉर्मेशन को लिख के छोड़ दो। वाई की नियुक्ति एल के ठीक बाद होती है, और वाई की नियुक्ति कब होती है,
एल के ठीक बाद, ठीक है। आर के बाद केवल एक व्यक्ति नियुक्त होता है, तो देखिए यहां से हमें हिंट मिल गया कि आर के बाद केवल एक व्यक्ति नियुक्त होता है, तो आर कहां पर होगा, आर यहां पर फिक्स हो जाएगा क्योंकि आर के बाद केवल एक व्यक्ति नियुक्त होता है। अब देखिए आर और सी के बीच में कितने लोग हैं, दो, तो इधर तो आ नहीं सकता, सी ऊपर ही आएगा, तो एक दो, सी कहां पर आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर है। आगे बोल रहा है कि ओ की नियुक्ति मंगलवार को होती है। अब देखिए ये भी इन्होंने फिक्स इन्फॉर्मेशन दे दी कि आर की जो नियुक्ति होती है वो मंगलवार को होती है, ट्यूसडे को, सॉरी ओ की, तो ओ को ट्यूसडे पर फिक्स कर दो। एन की नियुक्ति सप्ताह के अंतिम दिन नहीं होती है, और जो एन है वो यहाँ पर लास्ट में तो आता नहीं है, तो कहाँ पर आएगा, या तो यहाँ पर आएगा, या यहाँ पर आएगा, या यहाँ पर आएगा। तो देखिए एन जो है संडे को नहीं आएगा। क्लियर है। अब हमें बताना है कि एन और वाई के बीच में कितने लोगों की नियुक्ति होती है, ठीक है। अब देखिए इस वाली इंफॉर्मेशन का हमने यूज कर लिया। एल के तुरंत बाद किसकी नियुक्ति होती है, बाई की, तो दो पोजीशन एक साथ खाली चाहिए, यहाँ पर एक है नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, उसके तुरंत बाद आ जाएगा वाई। और देखिए एन जो है सप्ताह के लास्ट में नहीं होता है, संडे को नहीं होता है, तो एन कहाँ पर आ जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ पर। बचा हुआ क्या है हमारे पास, बचा हुआ है भाई ओ भी हो गया, जे बचा है, तो जे आ जाएगा संडे को। तो सबको फिक्स कर लिया। अब हमें बताना है कि एन और वाई के बीच में कितने लोगों की नियुक्ति होती है, तो एन हमारा यहाँ पर है और वाई हमारा यहाँ पर है, कितने लोगों की, एक दो तीन लोगों की होती है, तो थ्री फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो ये देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश वाले भी देख लेना, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि यदि शब्द ट्रेंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाएं से तीसरा अक्षर होगा, तीसरा लेटर होगा। तो सबसे पहले भाई ये है ट्रेंड, TRAIN, ये जो है हमें वर्ड दे रखा है। अब इसके प्रत्येक जो है लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले वाले लेटर के साथ हमको, ठीक है, बाद वाले लेटर के साथ हमें बदल देना है। तो टी के बाद क्या आता है, यू, आर के बाद एस, ए के बाद बी, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ और डी के बाद ई। तो सबको हमने अगले लेटर के साथ चेंज कर लिया। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह, नए समूह में दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से, राइट हैंड से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई पी का एन से क्या संबंध होगा, एक इक्वेशन दे रखी है और कुछ का आपको कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे, फैमिली ट्री बना लेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, इससे हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो पी प्लस ओ, पी प्लस ओ का क्या अर्थ है, पी ओ का पति है। ये जो पी है ये किसका पति है, ओ का पति है, तो ओ क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ओ डिवाइड एम, तो ओ डिवाइड एम का क्या अर्थ है, ओ एम की पुत्री है। ये जो ओ है ये किसकी पुत्री है, एम की पुत्री है। एम गुणा एन, तो एम गुणा एन का क्या अर्थ है, एम एन की माता है। ये जो एम है ये किसकी माता है, एन की माता है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि पी का एन से क्या संबंध है, ये जो पी है ये एन से क्या संबंध है, तो पी क्या लगता है भाई, एन का, तो एन की देखिए बहन का पति है। पी कौन है, एन की बहन का पति है, तो हस्बैंड ऑफ सिस्टर, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। पी कौन है, एन की जो है बहन का पति है, या फिर हस्बैंड ऑफ सिस्टर, एन की बहन का जो है पति, हाँ ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बहन का पति हो जाएगा पी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर तो देखिए ये इंग्लिश में है सेम, हस्बैंड ऑफ सिस्टर, हमारा जो है 5 का जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, आप इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए। तो इंग्लिश में ये है क्वेश्चन, आप इसको सोल्व करिए, इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके जो है बैठे हुए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके। अब कुछ कंडीशन दे रखी है हमें कि बी, और देखिए सबसे पहले तो ये एक जो है पंक्ति है, इसमें सभी का जो मुंह है वो उत्तर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन में। कितने लोग बैठे, 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 लोग बैठे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। तो देखिए बी और सी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, यहाँ पर लिख के छोड़ दो इस इंफॉर्मेशन को। सी बी के बाईं ओर बैठा है, सी कहाँ पर बैठा है, बी के बाईं ओर। तो देखिए सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि देखिए
बी आएगा इधर और सी आएगा इधर। ठीक है, इस बात से यही तो क्लियर हुआ कि सी बी के बाईं ओर बैठता है, तो सी इधर आएगा और बी इधर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। अब ये भी बात क्लियर होगी कि सी जो है किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठता है, तो सी यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो कहाँ पर आ जाएगा? देखिए, सी फिर हमारा ये जो है यहाँ पर फिक्स होगा, क्योंकि सी और बी के बीच में दो लोग बैठते हैं, तो एक दो, तो बी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सी जो है कॉर्नर पर नहीं बैठता। तो इन दोनों की पोजीशन हमने फिक्स कर ली है। अब ये कह रहा है कि भाई सी या ई का निकटतम पड़ोसी ए नहीं है, तो सी और ई जो है इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? ए नहीं है। ठीक है, तो ना तो सी का और ना ही ई का निकटतम पड़ोसी ए नहीं है, तो ए कहाँ कहाँ पर नहीं आ सकता? ना तो यहाँ पर आ सकता है ए, ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी फिक्स है, तो ए कहाँ पर आ जाएगा? ए आ जाएगा यहाँ पर। जब ए यहाँ पर आ गया तो ये जो है ए का भी निकटतम पड़ोसी, सॉरी, ई का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ई कहाँ पर आ जाएगा? ई आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखिए हमें क्या बताना है, पंक्ति के बाएं छोर से बी का स्थान क्या है। तो अब हमारे पास क्या बचा है? ए बी हो गया, बी सी डी बचा है, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पंक्ति के बाएं छोर से, तो बाएं छोर से इधर से बात हो रही है, लेफ्ट हैंड से। बी का स्थान क्या है? तो बी का स्थान क्या है? 1 2 3 4 5, पांचवा है, फिफ्थ है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो हमारा जो है 6 का जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आसान है चीज़ें, अगर आप जो है तरीके से करोगे तो तब आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाएं, तो इंग्लिश में भी जो है इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। यहाँ पर हमें क्या बताना है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्काई इज वाइट को CHGKRW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। हाउ इस फिल्म को ये लिखा जाता है, ब्लू इज वाटर को ये लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि भाई दी गई भाषा में इज के लिए क्या कूट होगा, इज किस प्रकार कूटबद्ध किया गया है, इज का कूट बताना है कि इज का कूट क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है कि ये चाइनीज कोडिंग होती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि इज का कूट क्या होगा, तो सबसे पहले इज को ढूंढो कि इज जो है हमें कहाँ कहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों जगह इज हमको दिख रहा है। तो अगर तीनों जगह इज है तो इसका जो कूट यूज हुआ होगा तीनों जगह होना चाहिए। तो अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए क्या कूट तीनों जगह आपको दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए जी के यहाँ पर भी है, जी के यहाँ पर भी है और जी के यहाँ पर भी है, तीनों जगह जी के जो है हमारा प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका कूट क्या हो जाएगा? जी के हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि और कोई हमारा वर्ड यहाँ पर तीनों जगह कॉमन नहीं है। देखिए स्काई वाइट, हाउ फिल, ब्लू वाटर, तो और तो इज के अलावा तो और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो तीनों जगह कॉमन हो। तो इज ही तीनों जगह कॉमन है, तो इसका ही कोड तीनों जगह कॉमन होना चाहिए, और वो क्या है? जी के है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फिर से जो है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम फिर से इस इक्वेशन से अपना जो है डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। तो $P, तो $P का क्या मतलब है? पी एफ का भाई है, ये जो P है ये भाई है किसका? F का। ठीक है, F इक्वल्स टू के, F इक्वल्स टू के का क्या मतलब है? F के की माता है। F किसकी माता है? के की माता है। और के एट द रेट एस, तो के एट द रेट एस का क्या मतलब है? के एस की पत्नी है। ये जो के है ये पत्नी है किसकी? एस की। तो अगर के पत्नी है तो एस क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा पति। उसके बाद सबसे लास्ट में एस स्टार टी, तो एस स्टार टी का क्या मतलब है? एस स्टार टी का मतलब है एस टी का पिता है। ये जो एस है ये किसका पिता है? टी का पिता है। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट है। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर हम दे देंगे। हमसे बोल रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है। तो भाई पी टी का क्या लगता है? ये जो पी है ये टी का क्या लगता है? तो क्या लगता है? तो देखिए टी की माता का क्या है? ये माता का भाई है। ओके ओके, पी कौन है? टी की माता का भाई है, तो मदर्स मदर ब्रदर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। पी का टी से क्या संबंध है? ये जो पी है इसका टी से क्या संबंध है? तो पी टी का क्या लगता है? तो टी की माता का भाई है ना? क्लियर है? तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया तब आपको मुश्किल नहीं आएगी, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है बता सकते हैं। कुछ भी पूछा जाए, किसी का भी रिलेशन पूछा जाए, आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने निकाल लिया कि टी की माता का भाई है। ठीक है, तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो देखिए ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। यहाँ पर सोमवार से शुरू होकर संडे तक जो है एक जो है परीक्षा चलती है। ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको।
इंग्लिश में आप देख लीजिए, क्वेश्चन को करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई सोमवार से शुरू होकर परीक्षा सब जो है संडे तक समाप्त होती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब देखिए अलग अलग दिन होती है, तो यहाँ से कुछ कंडीशन दे रखी है हमें। एक्स की परीक्षा बुधवार को होती है, तो एक्स की परीक्षा बुधवार को होती है, तो एक्स को तो हम फिक्स कर सकते हैं, तो एक्स आ जाएगा वेडनेसडे को। यू की परीक्षा एक्स से पहले किसी दिन होती है, लेकिन ए से पहले नहीं होती है। तो देखिए यू जो है इसकी परीक्षा एक्स से तो पहले होती है, तो मतलब यहाँ पर हो रही होगी एक्स से तो पहले किसी दिन होती है, लेकिन ए से पहले नहीं होती है। अगर ए से पहले नहीं होती है तो ए की परीक्षा यहाँ पर हो रही होगी और यू की परीक्षा यहाँ पर हो रही होगी। इस लाइन का मतलब समझे ना, कि जो यू है उसकी परीक्षा एक्स से तो पहले होती है, तो एक्स तो हमारा फिक्स था, तो एक्स से तो पहले होती है, लेकिन ए से पहले नहीं होती है। तो ए से पहले नहीं होती, ऊपर सिर्फ हमारी 2 पोजीशन खाली बची थी। और अगर यू की परीक्षा ए से पहले नहीं होती तो सबसे पहले ए की परीक्षा हो रही होगी, उसके बाद यू की परीक्षा हो रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स और वी के बीच में केवल वी की परीक्षा होती है। अब ये कह रहा है कि एक्स और बी के बीच में केवल वी की परीक्षा होती है, तो वी आ जाएगा यहाँ पर और वी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स और बी के बीच में केवल वी की परीक्षा होती है। डब्लू की परीक्षा बी के ठीक बाद होती है, और जो डब्लू है उसकी परीक्षा बी के ठीक बाद, तो डब्लू की परीक्षा यहाँ पर हो जाएगी। बचा हुआ क्या है हमारे पास, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी बचा है, तो सी की परीक्षा होगी संडे को। क्लियर है, तो पूरा अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट है। अब हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन होती है। तो अंतिम दिन किसकी होती है, सी की होती है। थर्ड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। तो ये इंग्लिश में है, हमारा जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि भाई ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक बाद में एक चिन्ह है और ठीक पहले एक संख्या है ना। तो हमें ऐसे जो है लेटर ढूंढने हैं जिनके ठीक बाद में एक सिंबल हो और ठीक पहले क्या हो, एक संख्या हो। तो यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये एक तो पेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला, कि ऐसे कितने जो हैं अक्षर हैं। तो अक्षर हमारे पास लेटर आ गया ए, जिसके ठीक बाद में क्या है, एक सिंबल है, और ठीक बाद में क्या है, एक संख्या है। तो एक पेयर तो हमें यहाँ पर मिल गया। आगे बढ़ते हैं और कोई दूसरा पेयर हमें मिलेगा तो हम देखिए यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर एक्स है, नहीं होगा, ए है, नहीं होगा, डब्लू है, नहीं होगा, यहाँ पर देखिए एफ है, नहीं होगा, और यहाँ पर है देखिए एक पेयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए जो है ई है एक लेटर, इसके तुरंत बाद क्या है, एक जो है प्रतीक है, और ठीक पहले क्या है, एक संख्या है। तो ऐसे हमारे पास सिर्फ 2 ही पेयर हैं जिनके लेटर के ठीक बाद में एक जो है सिंबल है और लेटर के ठीक पहले एक संख्या है। तो 2 पेयर है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि 99 व्यक्तियों की पंक्ति में श्रीमान डी दाएं छोर से 29वें स्थान पर हैं, तो बाएं छोर से उनका स्थान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए श्रीमान डी हैं, ये दाएं छोर से राइट हैंड से कौन से स्थान पर है भाई, 29वें, और टोटल पंक्ति में टोटल लोग हैं कितने, 99 लोग हैं। तो इससे इधर कितने लोग और रहे होंगे, हमें क्या बताना है कि बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। तो अगर 29 लोग यहाँ तक हैं, टोटल लोग इस पंक्ति में अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक है, टोटल लोग हैं 99, तो 99 में से अगर आप 29 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 70। तो इसके इधर कितने लोग रहे होंगे, इसके इधर रहे होंगे 70 लोग। लेकिन हमें क्या बताना है, बाएं छोर से उसका स्थान बताना है, किसका, डी का, बाएं छोर से डी का स्थान। तो 70 लोग अगर इसके इधर हैं, और आप अगर हमें डी का जो है यहाँ से जो है रैंकिंग बतानी है, तो डी की रैंकिंग क्या होगी, 71वां होगा। बाएं छोर से 71वां होगा, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए इस वाली बात को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, दाएं छोर से डी की रैंक थी 29वीं, टोटल पंक्ति में लोग थे 99, तो हमने 99 में से 29 माइनस कर दिए, तो इसके इधर कितने लोग रहे होंगे, 70। लेकिन हमें किसकी रैंक बतानी है, डी की बतानी है, तो हमें डी को भी काउंट करना पड़ेगा। इसके इधर 70 लोग थे, अगर हम डी को भी काउंट करेंगे तो इसकी जो है लेफ्ट हैंड से रैंक कितनी हो जाएगी, 71 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि रेनबो शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किए जाएं तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर अरेंज्ड, ओके ओके। तो यहाँ पर हमारा रेनबो जो है वर्ड है, इसको जो है हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले ए आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, इस प्रकार से इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर लिख लो सबसे पहले रेनबो,
INTOW। अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लो। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले आता है ए, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ए के बाद क्या आ जाएगा, बी, ए हो गया, बी हो गया। उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद आएगा हमारे पास आई आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, आई के बाद आ जाएगा एन, ठीक है। एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ के बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, तो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लिया है। अब हमें क्या बताना है, कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित रहेगी, मतलब उनकी जो है पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो ऐसे कितने हैं हमारे, एक तो हमारा ये मिला पेयर, एक हमारा एन हो गया और एक हमारा डब्ल्यू हो गया। ऐसे 3 लेटर हैं जिनकी जो है पोजीशन पहले जैसी रहेगी, चेंज नहीं रहेगी। तो 3 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ आपको, एक बार इंग्लिश में आप कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिन लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब क्वेश्चन में जो है कंडीशन को आप पढ़ लीजिए। डब्लू और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो डब्लू और जेड के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होती है। टी की परीक्षा बी से ठीक पहले, तो ये टी है, इसकी परीक्षा वी से ठीक पहले होती है। और एक्स की परीक्षा बाई के ठीक बाद होती है। और जो ये एक्स है, इसकी परीक्षा बाई के ठीक बाद होती है। यू की परीक्षा गुरुवार को होती है। तो यू की जो परीक्षा है वो बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार को होती है। तो यू को हम फिक्स कर सकते हैं, यू की परीक्षा यहाँ पर होगी। ठीक है, यू की परीक्षा गुरुवार को होती है, जो एक्स के ठीक बाद है। देखिए ये पूरी लाइन को एक साथ आप पढ़िए, यू की परीक्षा गुरुवार को होती है, जो एक्स के ठीक बाद है। कौन, यू। तो यू एक्स के ठीक बाद है, तो एक्स कहाँ पर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एक्स हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो बाई के तुरंत बाद कौन है, एक्स। तो बाई कहाँ पर आ जाएगा, वाई आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इन सबको जो है अरेंज कर लिया। अब ये था हमारे पास टी के साथ क्या था, वी था, बाई नहीं था, ये वी। और ये है वाई, है ना। तो ये देखिए हमने बाई को तो फिक्स कर दिया, एक्स को भी फिक्स कर दिया, यू को भी फिक्स कर दिया। अब हमारे पास ये वाली पोजीशन खाली बची है, इसको हम इसके अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर देंगे। तो देखिए टी के तुरंत बाद वी की परीक्षा होती है, वी से तुरंत पहले किसकी परीक्षा होती है, टी की। तो यहाँ टी और वी यहाँ पर तो आ नहीं सकते, यहीं पर कहीं पर आएंगे टी और वी। तो अगर मैं टी को यहाँ पर अरेंज कर दूँ और वी को यहाँ पर अरेंज कर दूँ, अब देखिए ये वाला बचा है कि डब्लू और जेड के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होती है। तो अगर मैं डब्लू को यहाँ पर बिठा देता हूँ, तो 1 2 3, तब तो हमारी बात बनेगी नहीं, है ना। तो इसका मतलब हमने जो टी और वी को यहाँ पर बिठाया ये ठीक नहीं है ना। इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि डब्लू और जेड के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होती है। तो एक को मुझे यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी जो है स्पेस हमारे खाली नहीं है कि डब्लू और जेड को हम यहाँ पर बिठा दें। डब्लू और जेड को, एक को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा और एक को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। तो डब्लू को फिक्स कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि डब्लू को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब देखिए डब्लू और जेड के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, तो जेड कहाँ पर आ जाएगा, जेड यहाँ पर। अब देखिए बी से तुरंत पहले टी है, तो वी आ जाएगा मेरा यहाँ पर और टी आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ लग रही है ना, कि डब्लू को हमने यहीं पर क्यों फिक्स किया। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि कुछ हमने इन्फॉर्मेशन छोड़ दी क्या। तो ये हो गया भाई, ठीक है। डब्लू और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, चलिए ठीक है। टी की परीक्षा बी से ठीक पहले, तो टी की परीक्षा वी से ठीक पहले, बिल्कुल सही है। एक्स की परीक्षा बाई के ठीक बाद, तो एक्स की परीक्षा बाई के ठीक बाद, ये भी बिल्कुल ठीक है। यू की परीक्षा गुरुवार को, तो यू की फिक्स कर दी गुरुवार को, बिल्कुल ठीक है। जो एक्स के ठीक बाद में है, बिल्कुल ठीक है। तो वी की परीक्षा किस दिन होती है। तो देखिए यहाँ पर एक आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, कि हमने बाय डब्लू और जेड के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होनी थी। तो देखिए डब्लू और जेड को यहाँ पर देखिए डब्लू और जेड आ सकता है, यहाँ पर भी डब्लू और जेड आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी ऐसी फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि डब्लू यहीं पर आएगा और जेड हमारा यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर जो मंडे है, यहाँ पर डब्लू और जेड दोनों में से कोई भी आ सकता है। ऐसे फ्राइडे को डब्लू और जेड में से कोई सा भी आ सकता है। लेकिन इस बात से हमारा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है कि वी की परीक्षा किस दिन होती है, और वी की परीक्षा हमें पता है कब होती है, संडे को होती है। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वाली बात को आप समझ गए ना, कि डब्लू और जेड के बारे में हमें पता नहीं है कि यह यहीं पर फिक्स होगा या फिर यहीं पर फिक्स होगा। तो इसलिए मैंने दोनों को जो है यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी रही होगी, है ना।
क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन हमसे पूछा गया है वी, तो हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी की परीक्षा कब होगी? संडे को हो जाएगी। समझ पाए इस वाली बात को? आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि भाई ऐसे कितने चिन्ह लगातार रखे गए हैं जिनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है ना? हाउ मैनी सिंबल्स आर प्लेस्ड कॉन्जिक्यूटिवली विद नो नंबर इन बिटवीन देम। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हमें जो है सिंबल बताने हैं कि कितने हैं जिनके बीच में कोई भी क्या नहीं हो, हमारा जो है कोई भी नंबर नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए 3 ऐसे कितने हैं? हमारे पास 3 हैं कि जिनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है। ऐसे कितने चिन्ह लगातार? तो देखिए 3 चिन्ह, 3 सिंबल लगातार रखे गए हैं जिनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है ना? तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना? या फिर हाउ मैनी सिंबल्स आर प्लेस्ड कंसेक्यूटिवली विद नो नंबर इन बिटवीन देम। तो ऐसे 3 रखे गए हैं, या फिर अगर हमसे ऐसे पूछा गया होता कि भाई ऐसे कितने पेयर हैं, तो पेयर तो हमारे पास एक ही होगा, लेकिन ऐसे सिंबल हमारे पास 3 है। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो है आंसर की में सही आंसर आयोग ने क्या माना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें कि सिंबल तो हमारे भाई ऐसे 3 हैं जिनके बीच में कोई भी जो है नंबर नहीं है, लेकिन पेयर हमारे पास सिर्फ एक ही है ऐसा कि जिनके बीच में कोई भी जो है नंबर नहीं है। ऐसे 3 जो है लगातार है ना? तो अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो है आयोग ने आंसर क्या माना है, क्योंकि आंसर हमारा फर्स्ट भी हो सकता है, फोर्थ भी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी ही है कि हाउ मैनी सिंबल्स आर प्लेस्ड कॉन्सिक्यूटिवली विद नो नंबर इन बिटवीन दैम। तो ऐसे तो देखिए 3 रखे गए हैं, लेकिन अगर मैं पेयर की बात करूं, पेयर सिर्फ हमारे पास एक है। तो अभी हम फिलहाल जो है फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट मान के चलते हैं। जो भी होगा मैं आंसर की जब दूंगा इसकी, उसमें जो है करेक्ट जो आयोग ने हमारा आंसर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि कैप्टन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो इसको भी हमें क्या करना है, जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था कि इसको जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो CAPTION, अब इसको हमें जो है इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा भाई ए। तो ए यहाँ पर लिख दो। ए के बाद क्या आएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दो। उसके बाद सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद आ जाएगा आई, तो आई यहाँ पर लिख दो। उसके बाद आएगा एन, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आएगा ओ, तो ओ यहाँ पर। उसके बाद आएगा पी, और सबसे लास्ट में आ जाएगा टी। तो हमने इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। अब हमें बताना है कि इस जो है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। तो ऐसे कितने हैं? ऐसे देखिए सिर्फ एक ही जो है लेटर है हमारे पास एन, जिसकी जो है पोजीशन चेंज नहीं हुई, जैसे पहले थी अब भी ऐसे ही बनी हुई है। तो सिर्फ ऐसा बन है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो यहाँ पर देखिए फिर से जो है सिमिलर सेट दिए गए हैं दो, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। तो सेम बात करेंगे हम, यहाँ पर भी सेम जो है लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सिर्फ लास्ट वाले लेटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 + 4 = 5, और यहाँ पर है भी 3 प्लस आई की वैल्यू होती है 9, 3 + 6 = 9, 1 + 4 = 5। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है कुछ, है ना? तो यहाँ पर कुछ और लॉजिक लगेगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर VEAT, तो यहाँ पर देखिए लेटर, अगर मैं इन ग्रुप्स में देखूँ तो लेटर सभी में जो है सेम है। जैसे कि यहाँ पर भी ABET, मतलब चार चार लेटर जो हैं इनकी बस पोजीशन चेंज की गई है, लेकिन लेटर यहाँ पर सेम है ना? ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है, चार लेटर हैं, चार लेटर की सिर्फ पोजीशन चेंज है, लेकिन लेटर सेम है। तो अब हमें उसी के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि भाई वी जो है अगले वाले जो ग्रुप में देखिए दूसरी पोजीशन पर चला गया, और उससे आगे तीसरी पोजीशन पर। ऐसे यहाँ पर आर है अगले वाले में सेकंड पोजीशन पर, और उससे आगे थर्ड पोजीशन पर। तो ऐसे ही देखिए हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन पर। तो जो टी है यहाँ पर दूसरे पर जाना चाहिए, यहाँ पर तीसरे पर, बिल्कुल सही है। टी यहाँ पर दूसरे पर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पी आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर टी दूसरी पोजीशन पर जाना चाहिए था, ये भी गलत है। टी यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर, यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर। तो दो लेटर, सॉरी, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब देखिए ई को पकड़ लो, तो ई देखिए यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर था, तो यहाँ पर आ गया तीसरी पर, और यहाँ पर आ गया सबसे लास्ट में। ऐसे ही अगर मैं आई की बात करूँ तो यहाँ पर आ गया तीसरी पर, और यहाँ पर आ गया सबसे लास्ट में। तो सेम यहाँ पर पकड़ लेंगे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में। आर को देखिए, आर जो है यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर और यहाँ पर सबसे लास्ट में हो सकता है।
आर यहाँ पर देखिए तीसरी पोजीशन पर आना चाहिए था, जबकि ये यहाँ पर आ गया फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए? आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, आप इंग्लिश में भी पढ़ के इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने कि भाई 6 लोग हैं एक ही परिवार के, 6 सदस्य एक गोल मेज के परितः चारों ओर जो है एक दूसरे के सम्मुख भोजन भोजन कर कर जो है भोजन, मतलब एक जो है एक सर्कुलर टेबल है, 6 लोग बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके, मतलब मान के चलिए कि एक सर्कुलर टेबल है और केंद्र की ओर मुंह करके 6 लोग बैठे हुए हैं। तो 6 लोग बिठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को बिठा लिया और सभी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि ई बी के दाईं ओर ठीक पड़ोसी पड़ोस में बैठा है। ई कहाँ पर बैठा है? बी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में। तो सबसे पहले बी को फिक्स करो और बी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? ई बैठा है, तो ई को यहाँ पर फिक्स कर दो। सी और डी ई के पड़ोसी नहीं है। अब ये कह रहा है कि सी और डी जो है वह ई के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सी और डी ई के पड़ोसी नहीं है। डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ए है। ठीक है, ओके। डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए है। ठीक है, डी और सी इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? ए है दोनों का। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास आ चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चीज़ों को अरेंज करना है। तो देखिए डी और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी ए है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डी और सी के बीच में ए आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि डी इधर आएगा या फिर इधर आएगा, ऐसे ही सी इधर आएगा या इधर, लेकिन इतना जरूर पता है कि डी और सी के बीच में ए आना है, ये फिक्स बात है। तो भाई डी और सी के बीच में ए आएगा। और ऐसे ही देखिए ई जो है ना तो सी का निकटतम पड़ोसी है और ना डी का पड़ोसी है ना, तो ये जो है इसके आसपास नहीं आएगा। अब देखिए 3 पोजीशन हमें खाली चाहिए, तो हम यहाँ पर जो है बैठा सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर सी को बिठा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा डी। अब इसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। देखिए सी और डी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? ई नहीं है। तो देखिए ई यहाँ पर नहीं आ सकता, बिल्कुल सही बात है। सी यहाँ पर है, तो ये इसका भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जो हमने अरेंजमेंट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सी आ जाएगा हमारा यहाँ पर, डी आ जाएगा यहाँ पर, बचा हुआ क्या है हमारे पास? बचा हुआ है ए हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी ई एफ आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बी हमारा कहाँ है? ये इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन हम यहाँ पर देखिए हमने सी और डी को यहाँ पर अरेंज किया, हम कैसे भी कर सकते थे। हम देखिए यहाँ पर जो है सी को लिख सकते थे और यहाँ पर हम जो है डी को लिख सकते थे, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमसे सिर्फ ये वाली बात बोली गई थी कि डी और सी का निकटतम पड़ोसी ए है, ये नहीं बोला था कि ए के जो है दाईं ओर डी है या फिर बाईं ओर डी है। ऐसे ही हमारा सी का भी कि ए के दाईं ओर सी है या फिर ए के बाईं ओर सी है। तो हम यहाँ पर डी और सी दोनों को बिठा सकते हैं, यहाँ पर भी जो है डी और सी दोनों को बिठा सकते हैं। और देखिए डी और सी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो डी सी चाहे हम यहाँ पर बिठा दें, डी सी हम चाहे इधर पर बिठा दें, इसका निकटतम पड़ोसी ई नहीं होना चाहिए। तो दोनों जो है कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो डी और सी को यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, डी और सी को हम यहाँ पर भी बिठा सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि बी के दाईं ओर दूसरा, तो बी के दाईं ओर दूसरा क्या रहेगा? एफ ही रहेगा, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। समझ पाए? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर जो है दोनों पोजीशन हमारी हो सकती हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हमारे आंसर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। यहाँ पर ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से के वाई यू डी का संबंध एम बी एस ए से है, उसी तरीके से ओ ई क्यू एक्स का संबंध क्यू एच ओ यू से है। तो समान तर्क का जो है अनुसरण करते हुए एस के एम आर का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, के वाई यू डी का संबंध किसके साथ है? एम बी एस ए के साथ है। ओ ई क्यू एक्स का संबंध किसके साथ है? क्यू एच ओ यू के साथ है। तो हमें बताना है कि एस के एम आर का संबंध किसके साथ होगा। तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लॉजिक कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों जगह सेम लॉजिक होना चाहिए। दोनों जगह क्या, यहाँ पर भी सेम लॉजिक, यहाँ पर भी, और फिर सेम लॉजिक हमें यहाँ पर जो है अप्लाई करना है। तो अगर मैं फर्स्ट लेटर से बात करूँ, सिर्फ पहले लेटर से चेक करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, के की वैल्यू 11, एम की 13, तो 11 + 2 13 हो रहा है। यहाँ पर भी 15 + 2 17 हो रहा है, तो यहाँ पर भी
19 प्लस 2 21 हो जाएगा, मतलब पहला लेटर तो हमारा यू आ जाएगा, पहला लेटर आएगा हमारा यू। तो देखिए यू कहाँ पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी हमारे सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बाकी हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, हमें बाकी आगे वाले जो ऑप्शन है जो बचे हुए हैं उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से, क्योंकि बाई की वैल्यू यहाँ पर 25 होती है, बी की वैल्यू 2, तो 25 प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3 है, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर ई की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 8, तो यहाँ पर प्लस 3 है। और यहाँ पर 17, तो यहाँ पर हो रहा है माइनस के 2, यहाँ पर 21, तो यहाँ पर हो रहा है माइनस के 2, यहाँ पर है 4, 4 में से यहाँ पर हो रहा है माइनस के 3, यहाँ पर देखिए 24, 24 में से माइनस 3, 21। तो यहाँ पर पैटर्न हमारा जो बना है, जो एक्चुअल लॉजिक बना है वो ये बना है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। यहाँ पर प्लस 3 है, तो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14, 14 वैल्यू होती है एन की। यहाँ पर माइनस के 2 है, तो 13 माइनस के 2 करेंगे कितना मिलेगा, 11, 11 वैल्यू होती है के की। यहाँ पर देखिए माइनस के 3 है, तो 18 माइनस के 3 करेंगे आ जाएगा ओ। तो जो हमारा पूरा वर्ड आएगा वो क्या आएगा, यू एन के ओ, है ना, यही आ गया देखिए सेकंड वाला ऑप्शन। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, अगर हमारा पहले लेटर से ही काम चल रहा है तो बाकी की हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे, उससे हमारा सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है कि यह बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फॉइल को लिख रहे हैं 7539 और आईसीईडी को लिख रहे हैं 4768। तो उसी कूट भाषा में हमें आई का कूट बताना है कि आई का कूट क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमें देखिए आई जो है दोनों जगह कॉमन दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और यहाँ पर, देखिए आई यहाँ पर भी है और आई यहाँ पर भी है, बाकी और कोई दूसरा लेटर इन दोनों जगह प्रेजेंट नहीं है। तो आई अगर दोनों जगह है तो इसका जो कूट यूज हुआ होगा वो भी दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कूट हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 7 जो है दोनों जगह आपको दिख रहा होगा, तो आई का कूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। आसान है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है कि भाई एक निश्चित कूट भाषा में हेयर को लिख रहे हैं 4628 और ब्रेड को लिख रहे हैं 5932। तो हमें बताना है कि आर का कोड क्या होगा। तो आर का कोड क्या होगा, जैसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया है सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए आर आपको यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, आर आपको यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है। अगर आर दोनों जगह प्रेजेंट है तो इसका जो कोड है वो भी दोनों जगह प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आपको नंबर कॉमन दिख रहा है, तो आपको 2, देखिए 2 जो है दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। लैब अटेंडेंट का ये पेपर था शिफ्ट थर्ड का, 7 अगस्त 2025 को हुआ था। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम जो है कल के क्लास में कवर कर लेंगे और ये वाला जो है हमारा रीजनिंग वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही हम 40 क्वेश्चन कर लेंगे, इसकी जो है आंसर की के साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।